अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा, आपको भी हमारा नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार ममता जी, आपको भी मेरा और हमारे सभी साथियों को भी नमस्कार। क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस एकदम फर्स्ट क्लास। देख रहे हैं कि लगातार अभी प्रोग्राम शुरू करने से पहले लगातार ऐसे कर रहे हैं। लगता है आइसक्रीम खाई थी रात को। हाँ, आइसक्रीम कह लीजिए, कुछ ठंडा पी लिया था जिसकी वजह से थोड़ी गले में खराश सी लग रही है। तो जब ये सब चीजें हम खाते हैं तो जरा ध्यान रखना चाहिए कि खान पान अगर गड़बड़ होगा तो सेहत पर उसका असर जरूर पड़ेगा। और भोजन में क्या चीज खाएं, शामिल करें कि जिससे हमारी ऊर्जा बनी रहे, एनर्जी बनी रहे। बिल्कुल, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि हम जो खा रहे हैं वो सिर्फ पेट भरने के लिए है या हमारे शरीर को ऊर्जा भी देता है। तो इसी बात को हम आज बार आपके रिश्तों में दरार आ जाती है, कई बार आपके बहुत सारे सामाजिक कार्य बाधित होते हैं। तो ये जो बात है झूठ बोलने वाली, कई बार हमने देखा है कि लोग आदतन झूठ बोलते हैं। कई बार लोग एक झूठ को ढांकने के लिए कई झूठ बोलते हैं। तो बेहतर क्या होता है? सच बोल देना। और ऐसा करके हम अधिकतर अनचाही परिस्थितियों में फंस जाते हैं और फिर झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं। तो ऐसा करने से बेहतर है कि हम सच ही बता दें। आज हम अपने श्रोताओं से इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना कोई बोला हुआ झूठ भी हमसे साझा कर सकते हैं जो अब उतना नुकसानदायक ना रहा हो। और ये कब, किस लिए झूठ बोला था, किस वजह से और किससे झूठ बोला, ये जरूर बताइएगा। कि अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपनी पत्नी से, अपने पिता से, अपने भाई से झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? अगर कोई दिलचस्प घटना है तो छोटी सी, बहुत संक्षेप में विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखें www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। आज ये विषय हो गया कि झूठ बोलने की आदत, ये हमारा विषय है मुझे कुछ कहना है के अंतर्गत। और क्या आपके भोजन में ऊर्जा है जिसका जिक्र हमने किया था। और इसके अलावा हम बात करेंगे एक पर्यटन जो कि चेरापूंजी है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि बारिश के दिन है तो ये एक ऐसी जगह है जहां काफी बारिश होती है, तो इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस पर भी चर्चा करेंगे। तो श्रोता अपने अनुभव साझा करें कि क्या जब घर से निकलते हैं तो एक प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े का झोला इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी बताएं। और ये भी बता सकते हैं कि आपने प्लास्टिक मुक्त होने के लिए क्या क्या उपाय अपनाए हैं, ताकि वो हम हमारे श्रोताओं के साथ भी साझा कर सकें और खुद भी अमल में ला सकें। जी बिल्कुल। और अब सुने, ये भी फिल्म का गाना था, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें थी। अब देखिए नेहा, हमारी एक सखी ने लिखी एक बात कि पिछले कुछ वर्षों में आदर्श भोजन की अवधारणा बड़ी तेजी से बदली है। एक संतुलित आहार में वे सारे तत्व शामिल होने चाहिए जो शरीर को स्वस्थ रखते हैं। भोजन छोटे अंतराल में लेना चाहिए जिससे कि ऊर्जा का सकारात्मक प्रवाह बना रहे। फटाफट भोजन के नाम पर आप जो भी खाते हैं उसमें ऊर्जा न के बराबर होती है, जैसे कि बर्गर, मैगी, समोसा, फ्रेंच फ्राइज, और भी उसमें कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी का पता नहीं लगता, सिर्फ पेट भरने के लिए इसको खाया जाता है। और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो स्वादिष्ट भोजन खा लेते हैं, लेकिन ये पता नहीं होता कि उसमें ऊर्जा कितनी है। जी, इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि हर खाद्य पदार्थ में ऊर्जा की मात्रा अलग होती है जिसे हम कैलोरी के रूप में माप सकते हैं। लेकिन केवल अधिक कैलोरी वाला भोजन खाना ऊर्जा देने वाला नहीं होता। जरूरी ये है कि भोजन संतुलित हो, जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और गुड फैट्स हो। कभी कभी हमें लगता है कि जैसे चीनी से हमें ऊर्जा मिलती है, तो ऐसा कहा जाता है कि ये चीज जल्दी ऊर्जा देगी तो इसे खा लो, मगर ये एक टेम्परेरी समाधान है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर लंबे समय में देखा जाए तो ये हम में थोड़ी सुस्ती लाता है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरणों में मेवे और बीज, साबुत अनाज, फल और सब्जियां, डेयरी उत्पाद और मांस शामिल है। ये सभी खाद्य पदार्थ पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं।
जिनकी जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं। क्या होता है नेहा, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे घर में, उपलब्ध होती है हमारे रसोई घर में, लेकिन हम उसके प्रति सजग नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं। जैसे कि मूंगफली है, अलसी के बीज है, देशी घी है। अब डाइट कॉन्शियस होते हैं बहुत सारे लोग कि हम मोटे ना हो जाए, तो घी खाना बंद कर देते हैं। तो जो पहले के जमाने में पूरी थाली भर के खाना होता था, दाल चावल रोटी सब्जी और चटनी सलाद, तो ये खाना अगर रोज खा रहे हैं तो आपको भरपूर ऊर्जा मिलेगी और उसमें जो न्यूट्रिशन होता है पूरी तरह से मिलेगा और प्रॉपर विटामिन भी उसमें मिल जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि लोगों से, किसी डाइटिशियन से पूछा, कहीं लोग जिम जाते हैं या अपने बॉडी को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो अपने आप से कहीं गूगल के माध्यम से रिसर्च करके अपनी डाइट वो खुद तय कर लेते हैं। इससे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। और कई बार ऐसा सुनने में आता है कि लोग डाइटिंग कर रहे हैं, खाना छोड़ दिया है और सिर्फ दाल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, रोटी छोड़ दी, चावल छोड़ दिया और कुछ फल कुछ सलाद। तो ऐसे लोग कई बार चक्कर खा के गिर जाते हैं, कई बार उन्हें कुछ बीमारियों अचानक और तो और हार्ट का खतरा भी हो जाता है उन्हें। ममता जी, मुझे लगता है इसके लिए जरूरी ये है कि या तो हम किसी विशेषज्ञ या डॉक्टर, किसी की सलाह के साथ और किसी के गाइडेंस के अंदर इस तरह के प्रयोग करें, खुद से ना करें। और दूसरा जो मुझे लगता है कि हर चीज, चाहे वो घी हो या कोई भी वसा वाली चीज, कभी भी तब नुकसान करती है जब वो अति मात्रा, जो हम कहते हैं अति सर्वस्व वर्जिते, तो उसका कारण ही, उसका जो अर्थ है वही है कि जब हम किसी चीज को अति मात्रा में लेते हैं तभी वो नुकसानदायक हो सकती है। मगर हर चीज शरीर के लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूरी है। और खा के बैठे रहना, खाना खा के मोबाइल हाथ में लिए घंटों बैठे रहो, बिल्कुल चलना फिरना जीरो। घर से अगर दफ्तर जाना है तो आप गाड़ी में या लोकल ट्रेन बस में बैठ जाते हैं और दफ्तर में जाके दफ्तर के काम निपटाते हैं, तो वो जो फिजिकल एक्टिविटी है वो जीरो हो जाती है। तब भी ये सब चीजें आपका फैट बढ़ता है इससे। और आपको रोजाना अपने खाने की गुणवत्ता पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है। क्या आप सिर्फ पेट भरने के लिए खा रहे हैं, ये सवाल आप खुद से पूछें। और या फिर सच में पोषण भी पा रहे हैं। अगर आप अक्सर थकान, चिड़चिड़ापन या ध्यान की कमी महसूस करते हैं तो संभव है कि आपके भोजन में पर्याप्त ऊर्जा नहीं है, कमजोरी महसूस होती है, तब आप अवेयर हो जाएं। जी बिल्कुल। और अब क्या करें, एक गीत सुन ले। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, बीचक दाना। बोलो क्या?
ऊपर पैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा, सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना इज्जत दाना, बादल देखे छम छम नाचे अलबेला मस्ताना इज्जत दाना। बोलो क्या, बोलो ना, इज्जत दाना बीचत दाना दाने ऊपर दाना इज्जत दाना। तो ये गाना था श्री 420 फिल्म का, और लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे। अब बताइए, कहीं घूमने चले? चेरापूंजी। चेरापूंजी। वो तो हम अपने श्रोताओं को बता चुके हैं, लेकिन हाँ, श्रोताओं से ये जरूर आग्रह कर रहे हैं कि अगर वो चेरापूंजी की सैर कर चुके हैं, घूमने जा चुके हैं, तो वहाँ के कुछ अनुभव वो साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर। और अगर चेरापूंजी नहीं गए हैं तो किसी भी बारिश वाले स्थान जहां आपको अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा अनुभव आया हो, उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो चेरापूंजी कहा जाता है कि जहां पर हर बूंद एक कहानी कहती है। भारत के उत्तर पूर्व में बसा एक छोटा सा बड़ा ही खूबसूरत शहर है चेरापूंजी, जिसे स्थानीय भाषा में सोहरा भी कहा जाता है, और ये मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में आता है और अपनी गहरी घाटियों, सदाबहार हरियाली और मूसलाधार बारिश के लिए दुनिया भर में मशहूर है। फिर भी चेरापूंजी की जो खूबसूरती है, ये प्राकृतिक रिश्ता और बारिश के साथ इसकी आत्मीयता उतनी ही दिल को छू लेने वाली है। एक समय था जब चेरापूंजी को दुनिया का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कहा जाता था, लेकिन अब ये खिताब एक दूसरे गांव यानी कि मौसीन राम को मिल गया है, जो चेरापूंजी से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। फिर भी ये कहा जाता है कि चेरापूंजी की खूबसूरती तो बनी हुई है, और प्रकृति के साथ रिश्ता, बारिश के साथ इसकी आत्मीयता आज भी वैसे ही दिल को छू लेती है। और जब आप पहुंचे तो वहां की तिलिस्मी दुनिया में खो जाते हैं, क्योंकि बारिश भला किसी नहीं अच्छी लगती, और चेरापूंजी की बारिश की तो बात ही निराली है। अब ये बता दें अपने श्रोताओं को कि पहुंचे कैसे। हवाई मार्ग से अगर जाना है तो वहां नजदीकी जो हवाई अड्डा है शिलोंग का उमरोई एयरपोर्ट है, और जो चेरापूंजी से लगभग 80-90 किलोमीटर दूर है। और बेहतर हवाई कनेक्टिविटी के लिए गुवाहाटी एयरपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, जो चेरापूंजी से लगभग 170-180 किलोमीटर दूर है। यहाँ से टैक्सी या फिर बस से चेरापूंजी पहुंचा जा सकता है। अगर रेल मार्ग से जा रहे हैं तो चेरापूंजी के पास कोई नजदीक रेलवे स्टेशन तो नहीं है, लेकिन पास में बड़ा रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है। वहां से टैक्सी या बस से शिलोंग या फिर चेरापूंजी आप पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग से भी जाया जा सकता है। पहले शिलोंग से चेरापूंजी की दूरी लगभग 55 से 60 किलोमीटर है, जिसे आप टैक्सी या निजी वाहन से जा सकते हैं या फिर लोकल बस से तय कर सकते हैं। गुवाहाटी से शिलोंग और फिर शिलोंग से चेरापूंजी तक सड़क मार्ग काफी सुंदर और दर्शनीय स्थलों से भरा हुआ है। अब ये भी बता दें अपने श्रोताओं को कि चेरापूंजी में देखने लायक क्या क्या खास जगह है। लिविंग रूट ब्रिजेस, पेड़ों की जड़ों से बने ये पुल इंसान और प्रकृति की सहजीविता का अनोखा उदाहरण है। इसके अलावा नोह कलिकाई जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा झरना, जिसकी गहराई तक झांकते हुए रूह कांप जाती है। इसके अलावा सेवन सिस्टर फॉल्स और यहाँ की घाटियों में गिरते ये झरने जैसे बादलों से सीधे उतरते हो। बिल्कुल। और सच बताएं नेहा, ये जो सेवन सिस्टर्स फॉल्स है, ये जो घाटियों से गिरते हुए झरने हैं, ये तो हमने अपनी आंखों से देखा है अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन पास में अरुणाचल प्रदेश जब हम गए तो एकदम ऊंची पहाड़ी से, पहाड़ी हम नहीं कहेंगे बल्कि ऊंचे पहाड़ से वो जो झरने दिखते हैं, तो ऐसे लगता है कि अगर वहां कोई उसकी कुछ बूंदे भी पड़ जाए तो बहुत गहरी चोट लगेगी। और वो झरना बहता हुआ बिल्कुल नदी की शक्ल में आगे तक जाता है, तो उसे छू तो नहीं सकते, लेकिन हाँ जी भर के आंखों से देख सकते हैं और उसे अपने जहन में बसा सकते हैं। बस आप बोल रहे हैं और मैं कल्पना करती जा रही हूँ कि ये जगह कितनी सुंदर रही होगी। तो बिल्कुल ये कुदरत के नज़ारे जो है ना, हम सबकी आंखों में, जहन में बसे होते हैं, लेकिन हम जब वहां घूमने जाते हैं तो भूल जाते हैं कि वहां भी अपनी प्लास्टिक की थैलियां, कुछ कचरे फेंक के चले आते हैं। तो जब हम किसी पर्यटन की जगह की बात करते हैं तो इसका भी ख्याल रखें कि जब हम घूमने जाएं तो वहां की खूबसूरती को बटोर कर ले आएं, लेकिन वहां पर अपनी पहचान न छोड़ के आएं कि कचरा फेंक के आ जाएं। अपनी अच्छी पहचान हम वहां छोड़ सकते हैं, मगर कूड़ा करकट ना फैलाएं। इसी तरह मौसमी और
आरवाह केव्स ये भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो अंधेरी, रहस्यमयी और रोमांच से भरपूर गुफाएं हैं। मगर हम अपने श्रोताओं से एक गुजारिश करेंगे कि वो जब भी ऐसी जगहों पर जाएं तो अपने सेफ्टी टूल्स लेके जाएं, जैसे कि छाता हो गया, रेनकोट हो गया, इसके अलावा फर्स्ट एड किट हो गया, और संभाल कर चले। ऐसी जगहों पर फिसलन होती है तो इन बातों का ख्याल रखें। भाई मानसून में तो चेरापूंजी किसी जादुई किताब के पन्ने जैसा ही लगता है, और किताब के पन्ने से हमारे जहन में ये बात आई कि जब जाएं ऐसी खूबसूरती को बटोरने के लिए असल में एक डायरी लेते जाएं और इस खूबसूरती को डायरी के पन्नों पर नोट कर लें। वैसे आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल पे भी नोट पैड होता है, लेकिन जो डायरी के पन्ने पर कलम से लिखने का आनंद है उसका कुछ अलग ही है मजा। और आपकी बात से मुझे ये भी ध्यान आ गया कि जो लोग स्केचिंग करना पसंद करते हैं वो ऐसी जगहों पर जरूर अपनी स्केच बुक लेके जाएं, ताकि आप लाइव स्केचिंग कर सकें, जो नजारा आप देख रहे हैं उसे पन्नों पर उतार सकें। सही बात है। और हर जगह वहाँ हरियाली है, पेड़ों पर ठहरी बूंदें, पगडंडियों पर बहता हुआ पानी, हवा में मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू, ऐसे लगता है कि दिल जीत लेते हैं ये। ममता जी, पता है यहाँ की बारिश ना कभी रुकती नहीं है, वो बस हल्की और तेज होती रहती है। लेकिन यही तो इसकी पहचान है, बादलों का शहर जो खुद में समा लेने को तैयार रहता है। चेरापूंजी सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, एक एहसास है। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और सहमत हूँ इस बात से। यहाँ आकर इंसान खुद से मुलाकात करता है। मोबाइल नेटवर्क वहाँ कम होता है, ये बड़ी अच्छी बात है ना। क्योंकि मोबाइल नेटवर्क है तो अगर परिवार पूरा साथ में है तो सब लोग अपने अपने मोबाइल से तस्वीरें खींचते रहेंगे, फोटो खींचेंगे और फिर रील बनाने में लग जाएंगे। तो नेटवर्क नहीं रहेगा तो रील बनाने से के जहमत से मुक्ति रहेगी। कम से कम सिर्फ फोटो ही इकट्ठी हो जाएगी, और जो दिल के जो तार होते हैं प्रकृति से बिल्कुल आत्मसात कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। जी, अगर आप शहर के शोर से थक चुके हैं और कुछ सचमुच शांत, गहरा और प्राकृतिक अनुभव करना चाहते हैं तो चेरापूंजी आपका इंतजार कर रहा है। क्योंकि कुछ जगहें देखी नहीं जाती, महसूस की गाने के जरिए। और चेरापूंजी की सैर भी हम अपने श्रोताओं को करवा रहे हैं, लेकिन चेरापूंजी की सैर जब करने जाएं हमारे श्रोता तो इस बात के लिए उन्हें थोड़ा सा आगाह करना भी जरूरी है, थोड़ी सजगता भी जरूरी है। दरअसल होता क्या है कि कुदरत के नज़ारों को जब हम मोबाइल में कैद करने की कोशिश करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, कितनी ऊंची पहाड़ी पर खड़े हैं, और कितनी फिसलन होगी कि हमारे पैर कहीं गिर जाएंगे, मतलब हम गिर जाएंगे। और कई ऐसी घटनाएं लगातार हर बारिश में सुनने को, देखने को खबरों में मिलती है कि फला व्यक्ति सेल्फी ले रहा था या ले रही थी और उसका पैर फिसला, वो गहरी खाई में गिर गया या झरने में गिर गया, बह गया। नदी में, समुद्र में। ये सारी घटनाएं हम अक्सर देखते हैं। रील बनाने की घटना तो ऐसी मतलब भयावह है कि हम वो वीडियो देख के एकदम से मुंह से चीख निकल जाते, सहम जाते हैं कि ऐसा क्यों करना। और जब पहाड़ी इलाके पर जाते हैं तो अमूमन देखते हैं कि अरे अच्छा, एक छोटी सी बेंच बनी है और हम यहाँ पर बैठ के सेल्फी ले लेते हैं और देखते हैं कि नीचे गहरी खाई है। अब ये पता नहीं कि बेंच के नीचे की जो मिट्टी है कितनी मजबूत है। कई बार बेंच पर बैठते ही बेंच का फिसल जाता है, बेंच टूट जाता है चरमराकर। और ऐसी तमाम घटनाएं हैं। कुल मिलाकर कहने निचोड़ ये है कि जब आप ऐसी जगहों पर जाएं तो सेल्फी के चक्कर में, रील बनाने के चक्कर में अपने जान गंवाने की कोशिश ना करें, गंवा ना बैठे। ये आगाह करना हमारा फर्ज है। जी ममता जी, एक कमेंट आया है बड़ा अच्छा सा। उन्होंने लिखा है 2009 के मार्च में मैं चेरापूंजी गई थी। बेहद ही खूबसूरत, हरा भरा, सारे पेड़ पौधे धूल हुए, पर जब मैं गई थी एक बूंद भी बारिश, कहीं पानी नहीं मिला। सेवन सिस्टर फॉल भी देखी, लेकिन बहुत ऊपर जाने पर वहां से, जैसा कि गाइड ने बताया, बर्मा और बांग्लादेश का बॉर्डर दिखाई देता है, मगर इन्हें पानी की बूंद नसीब न हुई। ये तो ममता जी वैसी बात हो गई ना कि समुद्र किनारे पहुंचकर भी इंसान, नदी किनारे पहुंचकर भी इंसान प्यासा लौट आए। बिल्कुल। दरअसल विविध भारती पर आ रहा है वो आमिर खान, बॉम्बे टॉकीज, 5 जुलाई शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। एक जरा इंतजार।
हाँ नेहा, कहाँ गुम हो? मालूम है कि आप श्रोताओं की टिप्पणियां ढूंढ रही हो और कि कितनी ज्यादा से ज्यादा टिप्पणी हम पढ़ के सुना दें, लेकिन उससे पहले एक जरूरी टिप्पणी हम श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। हमारे एक सुधी श्रोता हैं जिन्होंने एक टिप्पणी भेजी है, जो पेशे से डॉक्टर हैं। इन्होंने लिखा है कि आप सभी ने, जो हमने अभी जिक्र किया था कि खाने के बारे में ऊर्जा की, किस भोजन में कितनी ऊर्जा मिलती है, इस बारे में हमने चर्चा की थी। और ये भी कहा था कि कई बार भूख न लगना, चिड़चिड़ापन होता है, तो ऐसा भोजन करें जिसमें कि न्यूट्रिशन की कमी न हो और विटामिन्स हो और मिनरल्स सब कुछ हो, मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, सब कुछ हो, वसा हो, मतलब सारी चीजें एक साथ मिल जाए। तो इनका ये कहना है कि लगातार भूख न लगना, थकान, वजन गिरने या कमजोरी होने की वजह सिर्फ खाने को लेकर ही नहीं होती। कई बार कई गंभीर बीमारियों का ये शुरुआती लक्षण भी हो सकता है। तो इसलिए अपने आप अटकलें न लगाएं, बेहतर हो कि डॉक्टर को दिखाएं। तो ये तो हम हमेशा कहते हैं अपने श्रोताओं से कि जब भी इस तरह की लगातार आपको कोई तकलीफ होती है, कि लगातार आप खाना नहीं खा रहे, भूख नहीं लग रही है, लगातार आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, लगातार आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप डॉक्टर के पास जाएं। वो आपको टेस्ट लिखेंगे, आप चेकअप करवाएं, फिर उस हिसाब से आपका डाइट तय करें। बिल्कुल। और ममता जी, जैसे हमारा जब खान पान ठीक नहीं होता और हमें चिड़चिड़ापन होता है, इसी तरह अगर हम किसी जगह को ये सोच कर जाए कि यहाँ तो बहुत बारिश है और वैसा मौसम ना मिले, तब भी थोड़ी सी नाराजगी हमारी होती है मौसम के प्रति। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैं 1 साल पहले चेरापूंजी गई थी, मगर बारिश नदारद थी। अब भी बेटे के साथ हूँ, एक ऐतिहासिक शहर लुआंग प्रबांग गई थी। बुलेट ट्रेन का पहला अनुभव रोमांच से भरा था। मैंने घूमते हुए विविध भारती का आनंद भी लिया। सुहाने मौसम में हिंदी फिल्मी गीतों का विदेश में सुनना वास्तव में एक अलग अनुभूति दे गया। एक और साथी हैं जिन्होंने लिखा कि जब मैं 3 सिस्टर्स घूमने नवंबर माह में गए थे, तो सड़क से चेरापूंजी घूमने गए थे, लेकिन हमारी किस्मत ने हमें धोखा दिया और वो वहां बारिश नहीं हुई। वहां का बारिश का नजारा हमारे नसीब में शायद नहीं था। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि मेरी पत्नी 1 माह से बेटे के पास वांग वियांग लाओस में है और पिछले 1 सप्ताह से यहाँ आकर चेरापूंजी की याद आई, क्योंकि चेरापूंजी में जैसे अनायासी बारिश का मौसम बनकर बदरा बरस जाते हैं, उससे कुछ ज्यादा यहाँ बारिश होती है। ये बारिश 3 माह लगातार होती है और हम पिछले साल चेरापूंजी गए थे, वहां बारिश कम होने लगी है अब। कल हम विश्व हेरिटेज शहर लुआंग प्रबांग लाओस गए थे। पहली बार बुलेट ट्रेन की यात्रा रोमांच से भरी थी। इन शहरों को देखकर लगता है कि जैसे सारी सफाई ईश्वर ने कर दी है। हालांकि प्लास्टिक का सर्वाधिक उपयोग होने के बावजूद कहीं गंदगी या नालियों में जमाव यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ की मुख्य खेती धान है, चावल की खेती होती है। यहाँ बहुत सारे स्वादिष्ट चावल, उनके व्यंजन खाने को मिलते हैं। तो बेटे ने टेस्ट ऑफ इंडिया के नाम जो रेस्टोरेंट है वहां भी उन्होंने खाना खाया और भी कुछ जानकारी उन्होंने वहां की दी है। तो बात आ ही गई प्लास्टिक बैग्स की, तो क्यों ना हम भी अपने श्रोताओं से इसी बात पर चर्चा करें और हम अपने श्रोताओं का स्वागत करेंगे अगर वो हमें इस बारे में सुझाव दें कि प्लास्टिक का उपयोग किस तरह कम करें और जो प्लास्टिक हमारे पास घर में पड़ा है उसे किस तरह से हम उसका निपटारा करें, ऐसा कह सकते हैं। तो इस पर हमारे साथी हमें बता सकते हैं। तब तक हम अपनी चर्चा शुरू रखते हैं। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ने लिख भेजा है कि चेरापूंजी का नाम तो अब आधिकारिक रूप से सोहरा हो गया है, तो आप चेरापूंजी क्यों कह रहे हैं? हमने बताया, अपने श्रोताओं को ये जानकारी दी है, लेकिन होता क्या है कि अब शहर के नाम बदल जाते हैं, जगह के नाम बदल जाते हैं, लेकिन जो पुराने नाम होते हैं वही बार बार मुंह पर आते हैं, जुबान पे वही आते हैं। तो सोहरा हो गया है। हमारे इन जो श्रोता हैं, हमारे सुधी श्रोता, इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और रही बात प्लास्टिक की, तो आप बताइए नेहा, जब आप घर से निकलती हैं तो क्या करती हैं? झोला लेके निकलती हैं या प्लास्टिक का बैग इस्तेमाल करती हैं? क्योंकि बताना, लोगों को कहना बड़ा आसान है, पर अमल में लाना मुश्किल होता है। आप बताइए। अगर मैं बिल्कुल सच कहूँ अपने बारे में, तो मैं एक कपड़े का थैला लेके निकलती हूँ या 2-3 जैसी जरूरत हो उस हिसाब से। फल सब्जियां के लेने के लिए तो हम कपड़ों का थैला ही लेकर घर से निकलते हैं। और एक चीज जो मैं अब अपनी आदत में ला रही हूँ कि अपने घर से हम लोग कुछ बैग्स छोटे
लेके निकलते हैं या तो कागज के हो या फिर कपड़े के हो, ताकि यदि दुकानदार हमें प्लास्टिक में भरकर अगर सामान दे रहा है तो हम उसे मना करके कागज के बैग्स का इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यदि उसके पास ना हो तो हमारे पास जो है हम उसे वो देकर और उसी में डायरेक्ट फल सब्जी रखवा लेते हैं। वैसे भी हम फल सब्जी घर लाने के बाद धोते ही हैं, तो अगर हम डायरेक्ट भी उन कपड़ों के बैग्स में ले आए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। और बाकायदा जब कोई आपको प्लास्टिक की थैली में देता है सामान तो आप उसे लौटा दें, तो आप शुरुआत खुद से करेंगे तभी सुधार हो सकता है, वरना आप सिर्फ हम बातें करते रह जाएंगे हम लोग और कभी सुधार नहीं हो सकता। प्लास्टिक को हम अपनी जिंदगी से दूर भगा ही नहीं पाएंगे। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये प्लास्टिक बैग्स न सिर्फ पशु पक्षियों को या समुद्री जीवों को बल्कि हम इंसानों को भी बहुत प्रभावित करते हैं, और वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। जब ये प्लास्टिक इधर उधर पड़ा रहता है, पशु पक्षियों के पेट में चला जाता है या फिर समुद्री जीव उसे खा लेते हैं, कभी कभी उसमें अटक जाते हैं, तो ऐसी स्थितियों में उन्हें भी सफर करना पड़ता है। और अगर इंसानों हम जैसे हैं, हम प्लास्टिक के छोटे कण यानी माइक्रो प्लास्टिक जो जल, भोजन, हवा में घुलकर हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये हमारे हार्मोन सिस्टम का संतुलन बिगाड़ सकते हैं और इससे हमें कई तरह की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसलिए प्लास्टिक को जलाना भी सही नहीं है, तब भी ये जहरीली गैसेस ही छोड़ता है, और अगर हम इसे यूं ही फेंक देते हैं तो मिट्टी में दफन होकर ये मिट्टी को भी खराब करता है। अब हमारी एक सखी ने लिख भेजा है कि 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक कैरी बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। प्रशासन के दावे भी हैं कि इस तरह की पॉलीथीन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये सब दावे तो ठीक है, लेकिन हम निजी तौर पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो कोई भी नियम कानून जब आता है तो निजी स्तर पर आपको उसका आवाहन करना पड़ता है कि आप निजी स्तर पर आप कितना कारगर कर रहे हैं उस बात को, तभी संभव है। अगर आप खुद रोज प्लास्टिक ले जाती रहेंगी तो आपके जो लोग, छोटे बच्चे हैं घर में, आने वाली पीढ़ी है, वो भी यही करेगी। तो कैसे आप सिखाएंगे? प्लास्टिक को दूर भगाने के लिए जरूरी है, जब आप घर से निकलते हैं, चाहे आप बाइक से जा रहे हो, गाड़ी से, तो गाड़ी में अगर जा रहे हैं तो आप परमानेंट 2-4 थैलियां रख दीजिए। जब भी कहीं कोई सामान खरीदना है तो आप वो कपड़े की थैली का इस्तेमाल करें। ये कितना आसान है। अब हमारे एक श्रोता ने ये लिख भेजा है, जो हमने अभी जानकारी दी थी चेरापूंजी के बारे में, तो लिखा है कि मैं तो पुणे में रहता हूं और यहीं पास में लोनावला, खंडाला और माथेरान है। मानसून आते ही जैसे ही पहले बादल बरसते हैं, पूरा पुणे वीकेंड्स पर इन हिल स्टेशनों की ओर खिंच जाता है। हर कोई शहर की हलचल से कुछ पल की राहत पाने, ठंडी हवा में भीगने और हरियाली की लिपटी वादियों में खो जाने के लिए निकल पड़ता है। ये हिल स्टेशन सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि मानसून के जादू को महसूस करने की सबसे खूबसूरत जगह हैं। लोनावाला के बारे में भी जानकारी दी है। जो दूर दूर रहते हैं देश के अन्य भागों में, जो मुंबई में रहते हैं, उन्हें तो लोनावाला के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होगी। अक्सर ही लोग चले जाते हैं, मतलब एक दिन की छुट्टी मिली तो सुबह गए और रात को लौट आए। लोनावाला एक ऐसा हिल स्टेशन है जहां हर सांस में हरियाली की ताजगी और हर नजारे में प्रकृति की सुंदरता बसी है। बारिश की फुहारों में जब बादल पहाड़ों से लिपटते हैं तो ऐसा लगता है मानो धरती ने आकाश से प्रेम कर लिया हो। भूसी डैम की कलकल बहती धाराएं, टाइगर पॉइंट से गिरती घाटियां और कार्ला भाजा की गुफाओं का ऐतिहासिक रहस्य सब मिलकर लोनावाला को एक परियों की दुनिया जैसा बना देता है। नेहा, यहाँ पर भूसी डैम से मुझे एक बात याद आ गई। बताइए। जाहिर सी बात है, मुंबई से बहुत करीब है तो हम सभी जा चुके हैं कई बार। लोनावाला हम भी गए थे तो भूसी डैम हम भी देखे और बड़ा खूबसूरत है। वहां से जब पानी निकलता है डैम से तो सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों को पार करते हुए नीचे तक जाता है, ऐसे झरने का रूप ले लेता है। फिर वहां बहुत सारे पर्यटक मौज मस्ती करते हैं, फोटोज, तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन डैम के बीच में एक पतली सी पगडंडी सी बनी हुई थी और हम उसमें जा रहे थे और उस पगडंडी से दोनों तरफ डैम है, दोनों तरफ पानी है और बीच में पगडंडी है, तो बहुत रोमांचक लगता है उस पर जाना। और बारिश का मौसम था और हम चल रहे थे, हमारा पैर बुरी तरह से फिसला और गिरते गिरते बचे। अगर हम गिर जाते तो सीधे डैम के अंदर जाते। और ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि अभी हाल में ही अखबार में ये घटना पढ़ने को मिली थी कि भूसी डैम में एक परिवार मौज मस्ती कर रहा था और वो पूरा पानी के साथ
नीचे खाई में बह गया। तो ये सब बातें बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप देख रहे हैं बारिश का मौसम है, जहां पर पानी होता है वहां फिसलन होती है, तो प्लीज ऐसी जगहों पर न जाएं, दूर से देखें। और ममता जी, हम प्लास्टिक के निवारण की बात बता दें, किस तरह से प्लास्टिक का निवारण किया जा सकता है। देखिए, घर में जो प्लास्टिक बैग्स पहले से है उनका पुनः उपयोग करें जब तक कि वो पूरी तरह खत्म न हो जाए जी। ताकि नए प्लास्टिक बैग्स और ना बने। और दूसरा, इसकी रोकथाम कैसे की जाए, तो हमें इसके लिए क्या करना है, सारे प्लास्टिक बैग्स को एक किसी प्लास्टिक की बोतल में भर दें ताकि अलग अलग इधर उधर उड़ते फिरते ना रहें, क्योंकि ऐसे प्लास्टिक पकड़ में नहीं आते और जानवरों के, पशुओं के खाने में आ जाते हैं। साथ ही एक छोटी सी टिप मैं यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि जब हम कुछ दूध के पैकेट हैं, खाने के पैकेट्स हैं, उनको हम जैसे कैंची से काटते हैं तो उन्हें पूरा काट कर अलग ना कर दें, उसे इस तरह से काटे कि वो एक सिरे से उस पूरे प्लास्टिक के बैग से जुड़ा रहे, ताकि वो छोटे छोटे टुकड़े इधर उधर ना जाएं, क्योंकि ऐसे टुकड़े कभी भी पकड़ में नहीं आते हैं या छानबीन में नहीं आते हैं और वो पशुओं के मुंह में चले जाते हैं, नुकसान करते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हमें अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना है, और जब अगर हम चाहते हैं कि आगे हमारी जनरेशन भी बिल्कुल अच्छी रहे और सब साफ सुथरा उन्हें खाने पीने को। सोहरा की बात की, यानी चेरापूंजी की, तो हमारे बहुत सारे श्रोता अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा कि कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, बस सुनने का काम करेंगे, लेकिन हाँ, चेरापूंजी जाने की कोशिश अवश्य करेंगे, लेकिन शिलांग नहीं जाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि 2009 के मार्च में मैं गई थी सोहरा, बेहद ही खूबसूरत, हरा भरा, सारे पेड़ पौधे धूल हुए थे, पर जब मैं गई थी तो एक बूंद भी कहीं बारिश नहीं हुई थी। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम तो अभी पूना गए थे, पूना को इन्होंने पुनः लिखा है, वहां से महाबलेश्वर आते वक्त जो एक शरबत होता है खास तरह का, स्ट्रॉबेरी का शरबत, वहां गार्डन भी गए थे, एलिफेंट पॉइंट भी गए थे, और वहीं से वापस बीकानेर पहुंच गए थे। तो यहाँ पर ये अपने श्रोताओं को बता दें कि जो स्ट्रॉबेरी का वहीं पर फैक्ट्री है, तो स्ट्रॉबेरी के शरबत बिल्कुल ताजे मिल जाते हैं, बड़ा ही देखने में बड़ा अच्छा लगता है। स्ट्रॉबेरी फल देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में भी, और उसका शरबत भी अच्छा लगता है। तो ये, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो जब मैं थ्री सिस्टर्स घूमने नवंबर माह में गए थे हम, तो सड़क से मार्ग से चेरापूंजी घूमने गए थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम माथेरान गए थे, और माथेरान में बहुत सारी जगह है, एक जगह है जहां से इको पॉइंट होता है, तो वहां पे हम अपनी आवाज जोर से बोलते हैं तो गूंजती है। बहुत मंकी पॉइंट है, बहुत सारी जगह है देखने लायक, लेकिन वहां पर गाड़ी नहीं अलाउड है अंदर, माथेरान के अंदर। आपको पैदल या फिर घुड़सवारी करनी पड़ती है। कुछ कह रही थी आप? ममता जी, झूठ नहीं कहूंगी, मगर अब समय हो चला है और हमें झूठ बोलने की आदत पर भी चर्चा करनी है। बिल्कुल झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यही तो श्रोताओं से कह रहे हैं कि झूठ बोलने से क्या फायदा, आखिर एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए बेहतर है कि आपसे गलती हो गई, कभी कुछ गड़बड़ सभी से हो जाता, आप एक सच आकर बोल दीजिए, चाहे वो घर हो, कोई बाहर समाज हो, दफ्तर हो, रिश्तेदार हो, हाँ, सहेलियां हो, दोस्त मित्र हो, किसी से भी आप सच बता दीजिए और कह दीजिए भाई हमसे गलती हो गई। जी, पर ये आदत क्यों आती होगी, कहाँ से आती होगी, क्या लगता है आपको, क्यों बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके मन में एक डर आता है कि कई वजह हो सकती है। कभी हम डर के मारे झूठ बोल देते हैं, कभी हम किसी के दबाव में आकर झूठ बोलते हैं, ऑफिस हो या कहीं ऐसा कल्चर हो तो हमें दबाव में आके झूठ बोलना पड़ता है। तो ऐसी कई सारी वजह हो सकती है। आपके सवाल के जवाब हमारे श्रोताओं ने दिए हैं, तो मैं बताती हूँ एक एक करके। जी। एक श्रोता ने लिखा है कि सीख रहा हूं मैं भी अब मीठा झूठ बोलने का हुनर, कड़वे सच ने हमसे न जाने कितनी अजीज चीजें छीन ली। झूठ बोलना बुरी आदत है, लेकिन कोई झूठ बोलने से किसी का भला हो रहा हो तो फिर उसको हम बुरा नहीं कहते। लेकिन ये सब नौबत तो एक बार आती है ना, आदतन रोजमर्रा की जिंदगी में आप रोज रोज कई झूठ बोल रहे हैं, तो फिर कई बार आपका मन भी कचोटता होगा, धिक्कारता होगा। बिल्कुल, जब भी हम झूठ बोलते हैं। अब आपने जब कचोटने की बात की है तो मैं एक छोटा सा किस्सा अपना शेयर करना चाहती हूँ। छोटी थी, जब स्कूल में थी, तब कहीं बोला था पर कैसे, वो भी एक ट्यूशन जाती थी जहां पर टेस्ट होने वाला था, और उसी दिन मेरी दादी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फिक्स हुआ था। तो मैंने सोचा चलो अच्छा बहाना मिल गया, झूठ बोलने की भी जरूरत नहीं है, कह देंगे कि घर पे ऐसा ऐसा काम है। तो अपने कोचिंग वाले
सर को मैंने बता दिया कि मेरी दादी की आंख का ऑपरेशन है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी, टेस्ट नहीं दे पाऊंगी। उन्होंने भी बात मान ली, क्योंकि उन्हें मैं ईमानदार बच्ची लगती थी और थी भी। अब हुआ यूं कि वो ऑपरेशन कैंसिल हो गया, लेकिन अब चूंकि ऑपरेशन होने वाला था तो ना मैंने टेस्ट की तैयारी की थी, और मैं तो मन बना के बैठी थी कि अब तो हमें नहीं जाना है। अब इस सिनेरियो में मैंने बाद में मैं ट्यूशन नहीं गई। फाइनली ना मैंने सर को बताया कि मैं नहीं आ पा रही हूँ या मैं ऐसा कैंसिल हो गया, और मैं नहीं गई। अब बाद में हुआ यूं कि वही सर मेले में शाम में हमारे घर वाले सब, मम्मी पापा दादी नानी सब मेला घूमने गए थे, और वहीं वो सर भी दिख गए। अब चूंकि ये लोग मम्मी पापा से मिले, मम्मी पापा ने सोचा ये सही मौका है नेहा को सीख देने का। वो घर आए, उन्होंने कहा तुम्हारे सर मिले थे, उन्होंने दादी को देखा और पूछ लिया कि इनका तो ऑपरेशन होने वाला था, और नेहा ने तो कहा कि ये तो इनके नाम से इन्होंने छुट्टी ली है। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे कि अब कल ट्यूशन कैसे जाऊं। फिर मम्मी पापा ने बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, सर दिखे थे मगर वो दूसरी तरफ से निकल गए, हम दूसरी तरफ से। और तब मैंने ठान लिया कि अब झूठ नहीं बोलना है। तो एक झूठ बोल के आप पछताएं और उससे सीख ले लें कि आइंदा हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। अब मुझे भी कुछ कहना है। बिल्कुल कहिए। अब इसका शीर्षक ये मुझे भी कुछ कहना है। तो जाहिर सी बात है सबके जहन से आवाजें निकलती हैं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं की आवाजें निकल रही, लेकिन मेरे जहन में भी एक बात आई है। हाँ, वो ताजा हो गई वो याद कि हम पढ़ाई के दिन थे और यूनिवर्सिटी जाया करते थे। हमारा घर यूनिवर्सिटी से काफी दूर था और मैं और मेरी बहन बस से आया जाया करते थे। हमारा पास होता था महीने का। तो बस में चढ़े और उसके बाद अचानक याद आया कि पास तो हमारा खत्म हो गया है और हमारे पास तब पैसे भी नहीं होते थे। तब वो समय ऐसा था कि ऐसे नहीं कि अभी बच्चों को ढेर सारे पैसे 1000-2000 रुपए रख दिए गए। पैसे बस के भी पैसे नहीं होते थे कई बार, क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ती थी, खाना पीना घर पे ही होता था। तो फिर हमने कहा, तो मेरी बहन ने कहा कि पास तो खत्म हो गया, अभी क्या करें, उतर जाए बस से। तो ऐसा उस समय के छोटे शहरों में इतनी सुविधाएं भी नहीं थी कि आप उतर के तुरंत अगली बस में बैठ जाओगे। एक मात्र बस चलती थी, वो गई तो गई, फिर हम नहीं पहुंच सकते थे। और साइकिल रिक्शा वो भी बहुत देर में पहुंचाता था। तो खैर, तो फिर हम दोनों ने सलाह किया, हम दोनों ने कहा, तो जो कंडक्टर आते थे और हम लोग बोल देते थे पास है, तो वो देखते नहीं थे, उनको मालूम होता था, पहचानते थे। तो फिर हम लोगों ने तय किया कि जब कंडक्टर आएंगे तो हम लोग कह देंगे पास है और वो चले जाएंगे। तो हम दोनों ने ये तय किया और फिर जैसे कंडक्टर आए तो अब आपने तो अंदर झूठ प्लान किया, अभी बोला नहीं, लेकिन और चेहरे पे लिख उठा के हम झूठ बोलने जा रहे हैं। कंडक्टर ने कहा पास दिखाओ, उसी दिन कहा, जबकि कभी पास नहीं देखते थे। तो अब हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, अब क्या करें। तो फिर मैंने कहा कि हम पास भूल गए। तो फिर कहा तो फिर बस से उतरो। तो हमने कहा हमें तो यूनिवर्सिटी जाना है। तो कुल मिलाकर हम झूठ बोलने की कोशिश भर कर पाए और झूठ बोल नहीं पाए, लेकिन हमारे पसीने पसीने हो गए और चेहरा एकदम ऐसे हो गया कि अब लग रहा था हम क्या करें। और इतनी ग्लानि हुई कि हमने कहा क्यों हमने प्लान किया झूठ बोलने का। उस दिन से हमने भी कसम खाई कि झूठ बोलने का प्लान भी नहीं बनाना है। तो ऐसे मौके आते हैं जब आपको खुद से बात कर खुद को समझाने का मौका मिलता है, उससे सीख ले लेनी चाहिए। अब हम अपनी बातें न करते हुए अपने श्रोताओं की बातें सुना देते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच कहते हैं लेकिन सच कहाँ होता है, सब झूठ होता है जो भी पकड़ा जाता है। परंतु ऐसी आदत बहुत लोगों की बन जाती है, वे हर बात में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब उन्हें क्या समझाएं। हमारी कोशिश ऐसे झूठ बोलने वालों से बचने की रहती है। एक श्रोता ने लिखा है नेहा कि एक अभी कल की बात है, मेरी एक कजिन से बात हो रही थी। तो वो मेरी दूसरी कजिन के बारे में पूछने लगी कि तुम्हारी तो दीदी से बात होती है, तो बताओ मेरे बारे में वो क्या बोल रही थी। क्योंकि मेरी दोनों कजिन्स में लड़ाई चल रही थी, तो दोनों मुझसे एक दूसरे की शिकायत करती हैं, पर जब भी वो दोनों मुझसे पूछती हैं तो मैं बोल देती हूँ कि नहीं, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं होती है। जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तभी मैं झूठ बोलती हूँ, वरना तो वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मुझे झूठ ना बोलना पड़े। बिल्कुल सही कहा। हमारे एक साथी ने लिखा है कि मैं जब भी झूठ बोलती हूँ तो कुछ समय बाद जब कोई दोबारा वही बात पूछे तो मैं भूल जाती हूँ। क्या करूँ, झूठ बोलना भी नहीं आता। ये बिल्कुल सही बात है, हम झूठ को याद नहीं रख सकते। एक स्टडी कहती है कि हमारा जो दिमाग है वो सिर्फ सच को याद रख सकता है, झूठ को नहीं। इसलिए जब भी कभी हम किसी से झूठ बोलते हैं तो और अगर काफी समय बाद अगर उस चीज के बारे में हमें पूछा जाए तो हम जो सच है वही हमारे मुंह से निकलता है
अगर झूठ बोलने की कोशिश करेंगे तो या तो गड़बड़ा जाएंगे या फिर कुछ और बात कह देंगे। बिल्कुल सही बात है। एक श्रोता ने बड़ी पते की बात लिखी है, लिखा है कि स्कूली बच्चे झूठ बोलने की कला अपने घर से ही सीखते हैं। अगर पहला झूठ बोलते समय उसे समझाया जाए तो झूठ बोलने की आदतें नहीं पड़ेंगी। आगे लिखा है इन्होंने कि मेरे बिहार में ये कहावत मशहूर है कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो इस तरह से डराया जाता है बच्चों को। लेकिन ये एक गंभीर बात भी है कि जब घर में माता पिता होते हैं, मान लो वो बहुत व्यस्त हैं, कोई बाहर से आगंतुक आता है और बच्चे से कहलवा दिया जाता है, कह दो पापा घर पर नहीं है, या फिर फोन पर कह दो कि पापा घर पर नहीं है, कह दो भैया घर पे नहीं है। तो जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता होता है कि कब कहना है कब नहीं कहना है। वो तो ये सीख लेते हैं कि झूठ बोलना है। जमीन झूठ की वहीं से तैयार होती है। जी, हमारे एक साथी ने लिखा है कभी कभार किसी की खुशी के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना बुरा नहीं होता। ऐसा किया जा सकता है मगर कभी कभी वो भारी भी पड़ जाता है। एक साथी ने लिखा है अगर मैंने झूठ बोलना नहीं सीखा होता तो आज जितनी फिल्में देखी हैं वो नहीं देखी होती। लीजिए, अब झूठ बोलने से बहुत सारे तो भाई झूठ नहीं बोलना है, यही हमें सीख मिलती है और हम अपने छोटों को भी यही सीख देते हैं और खुद भी सीख यही लेनी चाहिए। जी, और बिल्कुल। अब घड़ी की ओर देखिए कि अब हमें कुछ बोलना नहीं चाहिए और गाना नहीं सुनवाना चाहिए। लेना है सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और नेहा आगरकर देसाई का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली